नमस्कार दोस्तों, 27 सितंबर 2021 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं आज कौन कौन से आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। वैसे मैं बता दूं 5 आर्टिकल्स में लगभग आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। पहला आर्टिकल, दीज इन्वेस्टिगेशन आर अ फेस विदाउट अ हर्ट। देखिए, इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी 2 न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर, एक न्यूज क्लिक के ऊपर और एक न्यूज लॉन्ड्री के ऊपर। और जब इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर आईटी की रेड पड़ी तो उस समय पे क्या हुआ, क्या वो रेड आर्टिकल 133A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, जिसको आप कह सकते हो सेक्शन 133 है, आर्टिकल नहीं बोलना चाहिए, तो सेक्शन 133A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से क्या ये रेड्स थी ऑन न्यूज क्लिक एंड न्यूज लॉन्ड्री? क्या हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को गलत प्रकार से इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जो करती हैं उससे जिन लोगों के ऊपर रेड डाली जाती है उनके एम्प्लॉयज को किसी प्रकार की कोई परेशानी होती है? इन सब चीज़ों के बारे में मदन बी लोकुर साहब ने यहाँ पे अपने व्यू पॉइंट दिए हैं। व्यू पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि मदन बी लोकुर साहब ये रिटायर्ड जज है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के। तो उन्होंने क्या क्या बोला है इसको देखेंगे। फिर नेपाल से बहुत सारी हिमालयन नदियां बहती हुई इंडिया में आती हैं जिसके चलते फ्लड आ जाते हैं। फ्लड मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है व्हेन इट कम्स टू नेपाल एंड इंडिया। देखिए, पहले के समय में क्या होता था कि नेपाल और इंडिया का मैनेजमेंट इंटर कंट्री रिवर्स को लेके काफी अच्छा था। कई बार ऐसा होता था कि इंडिया की तरफ से रिक्वेस्ट जाती थी, नेपाल एक प्रॉम्प्ट रिस्पांस देता था और जो भी आप कह सकते हो डेवलपमेंटल वर्क चाहिए होते थे ओवरऑल इन फ्लड्स के इम्पैक्ट को कम करने के लिए उनको अर्जेंट बेसिस पे टेकअप कर लिया जाता था। लेकिन अभी पिछले कुछ सालों में देखा जा रहा है कि फ्लड मैनेजमेंट को लेके नेपाल की तरफ से प्रोएक्टिव रिस्पांस नहीं आ रहा है। तो कहाँ पे नेपाल की तरफ से प्रोएक्टिव रिस्पांस आया, कहाँ कहाँ पे नहीं आया, क्या क्या हम और कर सकते हैं जिससे नेपाल इंडिया के बीच में फ्लड मैनेजमेंट को इंप्रूव किया जा सके, उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे पॉइंट दे रखा है, इसको देखेंगे। फिर नरेंद्र मोदी जी ने जाके क्वाड की मीटिंग में पार्टिसिपेट किया, बाइडेन के साथ बातचीत की, वैक्सीन मैत्री को फिर से शुरू कर दिया है। इन सब चीज़ों के बारे में मैं ऑलरेडी आपसे बात कर चुका हूँ, दोबारा डिस्कस नहीं करूंगा, तो ये आर्टिकल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। एक और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि ज़्यादा आप कह सकते हो कि इस समय पर सुर्खियों में नहीं रही, बट ये इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी। राजस्थान में एक नियम है, राजस्थान कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस एक्ट। इस नियम में अभी रिसेंटली कुछ अमेंडमेंट किए गए। ये राजस्थान कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस एक्ट 2009 का है, अमेंडमेंट किए गए इसमें रिसेंटली। और पहले क्या था कि लड़के की मैरिज एज 21 साल, लड़की की मैरिज एज 21 साल। तो अगर 21 साल का लड़का है, 21 साल की लड़की, अगर इससे ज्यादा उम्र पे दोनों शादी कर रहे हैं तो दोनों लोग अपनी मैरिज को रजिस्टर करेंगे, और इससे कम पे शादी कर रहे हैं तो पेरेंट्स रजिस्टर करेंगे। लेकिन अब अमेंडमेंट के थ्रू ये बोल दिया गया कि 21 साल मेन के लिए, 18 साल लड़की के लिए। तो अगर 21 का मेन है और 18 की लड़की है या फिर इससे ज्यादा है तो जो पार्टीज टू द मैरिज है, मतलब लड़का और लड़की जो शादी कर रहे हैं वो अपनी मैरिज रजिस्टर करेंगे, और अगर इससे कम एज है तो पेरेंट्स मैरिज रजिस्टर करेंगे। अब कम एज है और पेरेंट्स मैरिज रजिस्टर करेंगे, इसका क्या मतलब है कि क्या इस नियम कानून के थ्रू राजस्थान की सरकार चाइल्ड मैरिज को लीगलाइज कर रही है? यहां पे एक और नियम कानून की बात हो रही है जिसको आप बोलते हो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक क्या है, इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। काफी अच्छा आर्टिकल है ये, राजस्थान का जो मैरिज वाला लॉ है। नेक्स्ट, स्टॉपिंग शॉर्ट ऑफ सोशल जस्टिस। ये जो जस्टिस राजन कमेटी रिपोर्ट आई थी ना नीट के ऊपर, जिसके बेसिस पे तमिलनाडु की सरकार एंटी नीट बिल लेके आ रही है, इस रिपोर्ट के फ्लॉज को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया। डॉक्टर जॉर्ज थॉमस ने इस पर्टिकुलर आर्टिकल को लिखा है, ऑर्थोपेडिक सर्जन है चेन्नई में। और जस्टिस राजन कमेटी जो कि नीट के अगेंस्ट बात कर रही है, तमिलनाडु सरकार सब कुछ इस जस्टिस राजन कमेटी की रिपोर्ट के बेसिस पे जस्टिफाई कर रही है। जस्टिस राजन की कमेटी में क्या क्या प्रॉब्लम है, पहले मतलब नीट से पहले जिस प्रकार से तमिलनाडु में मेडिकल एडमिशंस होते थे, इनमें क्या प्रॉब्लम थी, इसको यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया है। 2 से 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, वो मैं सब आपको बताऊंगा। और फाइनल आर्टिकल, आइडेंटिटी एंड पब्लिक पॉलिसी बेस्ड। ये बेसिकली क्या है कि देखिए, बहुत सारे स्टेट्स में कास्ट सेंसस की डिमांड हो रही है। अभी ये कास्ट सेंसस की डिमांड कुछ सेक्शंस के इंटरेस्ट को पूरा करती है, खासकर ये पॉलिटिकल सेक्शन के इंटरेस्ट को पूरा करती है जो लोग वोट बैंक खींचना चाहते हैं। यहाँ पे 2 स्टेट्स को आइडेंटिफाई किया गया, एक तमिलनाडु को और केरला को। इन दोनों को आपस में कंपेयर किया गया और फिर इनको पूरे देश के साथ कंपेयर किया गया। अगर आप देखो तो तमिलनाडु की अगर आप बात करो तो तमिलनाडु में कास्ट आइडेंटिटी को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। केरला में कास्ट आइडेंटिटी को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है, सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। और ओवरऑल इसमें बताया गया कि केरला तमिलनाडु से मच बेटर है, और केरला इनफैक्ट ओवरऑल इंडिया से मच बेटर है अगर वहां की एससी पॉपुलेशन को आप देखो तो। कास्ट आइडेंटिटी को इंपॉर्टेंस देके आप बहुत अच्छा डेवलपमेंट कर पाओगे ये जरूरी नहीं है। सोशियो डेवलपमेंट अगर आप ये एवेन्यूज पे काम कर रहे हो तो अब आप ज्यादा बेटर कर सकते हो। तो यही सब बातें इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बताई गई हैं, तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल को देखेंगे। तो
इतने आर्टिकल्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। अपने मेंबर्स का स्वागत कर लेते हैं, देखते हैं वो किसने किसने ज्वाइन किया है। तो रत्नाम देव चौधरी ने हमको ज्वाइन किया। रत्नाम देव चौधरी का ये 3rd मंथ एज अ मेंबर। वेलकम बैक रत्नाम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अखिल कश्यप ने हमको ज्वाइन किया। अखिल कश्यप का ये 3rd मंथ एज अ मेंबर। थैंक यू सो मच अखिल कश्यप फॉर ज्वाइनिंग। राहुल राधाकृष्णन ने हमको ज्वाइन किया। राहुल राधाकृष्णन का ये 4th मंथ एज अ मेंबर। वेलकम बैक राहुल राधाकृष्णन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अगेन। अमीश रेहालिया ने हमको ज्वाइन किया। नेहा वर्मा का तो नाम खैर मैं पहले ले चुका हूं। नरेंद्र कौशिक ने हमको ज्वाइन किया, नरेंद्र कौशिक। गौरव मिश्रा ने हमको ज्वाइन किया। प्रिंस चक्रवर्ती ने हमको ज्वाइन किया। प्रिंस चक्रवर्ती का ये 3rd मंथ एज अ मेंबर। वेलकम बैक प्रिंस चक्रवर्ती, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। श्रेया सरकार ने हमको ज्वाइन किया। डेविड ने हमको ज्वाइन किया। पपन देवनाथ ने हमको ज्वाइन किया। पपन देवनाथ का ये 4th मंथ एज अ मेंबर। वेलकम बैक पपन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। तो पपन देवनाथ 4 मंथ एज अ मेंबर। डेविड, श्रेया सरकार, प्रिंस चक्रवर्ती 3rd मंथ एज अ मेंबर। वेलकम बैक प्रिंस, थैंक यू सो मच। गौरव मिश्रा, नरेंद्र कौशिक, देन अमीश रेहालिया, राहुल राधाकृष्णन 4 मंथ एज अ मेंबर। थैंक यू सो मच राहुल राधाकृष्णन फॉर ज्वाइनिंग बैक। अखिल कश्यप 3rd मंथ एज अ मेंबर। थैंक यू सो मच अखिल कश्यप फॉर ज्वाइनिंग बैक। एंड रत्नाम देव चौधरी 3rd मंथ एज अ मेंबर। थैंक यू सो मच रत्नाम फॉर ज्वाइनिंग बैक। जो रिकरेंट ज्वाइन कर रहे हैं दे आर स्पेसिफिकली वेरी हेल्पफुल, और जो भी ज्वाइन कर रहा है दे आर वेरी वेरी हेल्पफुल। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग फ्रेंड्स, आपके ज्वाइन करने से काफी मदद मिलती है। तो पहला आर्टिकल देखते हैं। दीज इन्वेस्टिगेशन आर अ फेस विदाउट अ हार्ट। वीडियो पे लाइक का बटन नहीं दबाया तो दबा दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन बटन दबा के हेल्प कर सकते हैं। चाहे तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि भाई क्या हुआ एक्चुअली में यहाँ पे। देखिए, हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जिस प्रकार से एक्ट करती हैं उसको यहाँ पे क्रिटिसाइज किया जा रहा है। अभी किस प्रकार से एक्ट करती हैं इसकी बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पे 10 सितंबर 2021 की बात की जा रही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर ने रेड मारी किस पे? न्यूज क्लिक के ऊपर और न्यूज लॉन्ड्री के ऊपर। एडिटर गिल्ड्स ऑफ इंडिया के हिसाब से न्यूज क्लिक और न्यूज लॉन्ड्री न्यूज वेबसाइट्स हैं, अक्सर कर इसके आर्टिकल्स हमारे साथ सामने आ जाते हैं। अब जब इन ऑफिसर्स ने एंट्री मारी, इनकम टैक्स ऑफिसर्स ने, तो ये बताया गया कि ये सर्वे हो रहा है। ओके, बाद में पता चला कि ओवरऑल ये एक प्रकार की रेड थी, या फिर आप कह लीजिए सर्वे था। अभी भी इसको बहुत सारे लोग सर्वे ही बोल रहे हैं। आईटी डिपार्टमेंट की बात की जाए, जब भी कोई आईटी डिपार्टमेंट के ऑफिसर सर्वे करेंगे तो दे आर गवर्न अकॉर्डिंग टू सेक्शन 133A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, तो आईटी एक्ट के 133A के हिसाब से यहाँ पे सर्वे करवाई जाती है आईटी ऑफिसर्स के द्वारा। अब इस सर्वे में हुआ क्या, ये एक बड़ी खास बात थी। सेक्शन 133 के अंदर, ए के अंदर, मतलब सेक्शन 133A ऑफ द आईटी एक्ट, याद रखिएगा ये न्यूज में, इसके अंदर एक इनकम टैक्स अथॉरिटी एक प्रेमाइसेस में घुस सकती है जहां पे एक बिजनेस और प्रोफेशन हो रहा है। पर्पस ऑफ एंट्री क्या होगी? तो भाई वहां की अकाउंट बुक्स को इंस्पेक्ट करना, डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट करना, जितना भी कैश है उसको वेरीफाई करना, जो भी स्टॉक है ओवरऑल उसको डॉक्यूमेंट करना। इस प्रकार की चीजें यहाँ पे कर सकते हैं सर्वे में। ओके, फिर सर्वे में आप कह सकते हो कि ओवरऑल सर्वे का करने का एक टाइम पीरियड है। जैसे फॉर एग्जांपल सर्वे केवल उस टाइम पीरियड में की जा सकती है जिस टाइम पीरियड पे वो ऑफिस खुला हुआ है। तो मान लो किसी ऑफिस का वर्किंग आवर्स मॉर्निंग 9 से इवनिंग 9 है, तो ऐसे केसेस में ये सर्वे भी मॉर्निंग 9 से इवनिंग 9 में ही हो सकती है, उसके बाद नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पे न्यूज लॉन्ड्री ने बोला है कि आईटी ऑफिशियल सर्वे के लिए 12:15 PM दोपहर में घुसे और अगले दिन सुबह 12:40 AM पे गए हैं। मतलब कि रात के 12 बजे के बाद, मतलब कह लीजिए रात को 12:40 पे गए हैं और घुसे थे दिन में 12:15 पे। तो डेफिनेटली आप कह सकते हो कि ये जो वर्किंग आवर्स है उसका काम नहीं है। फिर अगर न्यूज़ क्लिक की बात की जाए तो न्यूज़ क्लिक में भी लगभग दिन के 12 बजे एंट्री मारी और मिडनाइट के अराउंड गए, मतलब रात के 12 बजे गए। तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि नॉर्मल कर केसेस में वो ऑफिस इन टाइम पीरियड से बंद रहता होगा, उस ऑफिस का जो भी टाइम पीरियड होगा उस टाइम पीरियड के बाहर थी ये रेट्स। ये एक खास बात यहाँ पे बताई जा रही है। फिर कुछ साइड इश्यूज को भी यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहे हैं मदन बिलोकर साहब। जब ये ऑफिसर सर्वे करने के लिए आए इनकम टैक्स वाले, तो लंच डिनर स्नैक्स उन्होंने कहाँ किया? 12 घंटे तक ये लंच डिनर स्नैक्स कहाँ से हुए? क्या अपने टिफिन बॉक्सेस वाटर बॉटल्स खुद लेके आए थे, या फिर उन्होंने वहाँ पे न्यूज़ क्लिक या न्यूज़ लॉन्ड्री के पैसों से चीज़ें खाई? इस प्रकार की पॉइंट आउट यहाँ बातें की जा रही। प्लस जो स्टाफ यहाँ पे आ गया था, ऑफिस में बंद हो गया था न्यूज़ क्लिक न्यूज़ लॉन्ड्री का, क्या वो अपने फैमिली मेंबर से कांटेक्ट कर पा रहा था? क्या वो घर निकल के अपने घर जा पा रहा था? क्योंकि जब भी इस प्रकार का सर्वे होता है चीज़ों को लॉकआउट कर दिया जाता है, मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिए जाते हैं, और जब तक वो रेड चल रही होती तब तक किसी को भी बाहर निकलने की परमिशन नहीं दी जाती है। रेड नाम की आपने जो ये अजय देवगन की मूवी है वो देखी होगी।
ओके, अगर उड़ीसा हाई कोर्ट की बात मानो तो उड़ीसा हाई कोर्ट हैज टेकन द व्यू दैट द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अ सर्वे इज टू इंस्पेक्ट एंड इफ impounding is necessary specific reasons must be recorded. The reasons must be recorded at the time of impounding and not even a day later, otherwise the impounding would be bad in law. मतलब कि जब आपका सर्वे के लिए आईटी ऑफिसर्स आ रहे हैं तो वो वहां पे डॉक्यूमेंट्स को देख सकते हैं, उनको डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, उनको इंस्पेक्ट कर सकते हैं, लेकिन किसी भी हाल में उन डॉक्यूमेंट्स को इंपाउंड नहीं कर सकते, उनको पकड़ के अपने पास नहीं रख सकते। और अगर किसी भी डॉक्यूमेंट को, कागजात को जब्त किया जा रहा है तो जब्त करने से पहले आपको लिखित में रीजन देना पड़ेगा कि आप इसको क्यों जब्त कर रहे हो। और अगर जब्त करते हो और लिखित रीजन नहीं दे रहे हो तो फिर उसको प्रॉपर नहीं माना जाएगा, उस एक्शन को। ओके, फिर सेक्शन 133A ऑफ द आईटी एक्ट एक और बात बोलता है that officers shall on no account remove or cause to be removed from the place any cash, stock or other valuable article। तो किसी भी प्रकार का कैश, स्टॉक या दूसरा वैल्यूएबल आर्टिकल ये सर्वे ऑफिसर्स उसकी जगह से नहीं हटाएंगे। तो जब ये 10 सितंबर 2021 को ये आप कह सकते हो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सर्वे हुआ है, क्या इस सर्वे में इन सारे नियम कानूनों को ध्यान रखा गया है? क्या सेक्शन 133A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट को माना गया है? ओवरऑल यहाँ पे ऑथर यही कहने की कोशिश कर रहा है लोकुर साहब कि नहीं माना गया है। जब न्यूज लॉन्ड्री के सीईओ से पूछा गया कि जब ये सर्वे हो रही तो आपने क्या किया, तो न्यूज लॉन्ड्री के सीईओ ने बताया कि वो अपने फोन के थ्रू अपने लॉयर को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, बट आईटी ऑफिसर्स ने ऐसा करने नहीं दिया। ओवरऑल उनका फोन जब्त करके अपने पास जमा कर लिया। जबकि नॉर्मल कर केसेस में एक क्रिमिनल को भी जब पकड़ा जाता है तो भी लॉयर को बुलाने की परमिशन दी जाती है। फिर यहाँ पे पर्सनल मोबाइल फोन, लैपटॉप, ऑफिस मशीन, इन सब का कंट्रोल ले लिया गया था। इनके डाटा को यहाँ पे डाउनलोड कर लिया गया था। लोगों के पर्सनल मोबाइल फोन्स लेके उनके पर्सनल डाटा को यहाँ पे डाउनलोड किया। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आप लोगों के पर्सनल मोबाइल फोन्स को लेके उनके डाटा को अगर डाउनलोड कर रहे हो तो दिस इज अ वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ दैट इंडिविजुअल। तो ये सब बातें हैं यहाँ पे। फिर ऐसा बोला जा रहा है कि न्यूज लॉन्ड्री के सीईओ के पर्सनल डाटा को डिलीट भी करवाया गया। तो क्या डिलीट करने की अथॉरिटी थी यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास? और सबसे खास बात यह है कि जब दिल्ली हाईकोर्ट के सामने ये केस पहुंचा तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि हाँ भाई, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स इंपाउंड किए, सीज किए और वो डॉक्यूमेंट्स उनकी सेफ कस्टडी में है। लेकिन इसकी पर्टिकुलर वजह नहीं दी है, रीजन नहीं दिया। उड़ीसा हाईकोर्ट के हिसाब से साफ साफ रीजन देना जरूरी है अगर चीज को इंपाउंड किया जा रहा है, बट अभी के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई रीजन नहीं आया है। आगे आएगा भी कि नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं है, ऐसा यहाँ पे मदन बी लोकुर साहब कह रहे हैं। प्लस ऑलमोस्ट यहाँ पे 12 घंटे के लिए ये जो एम्प्लॉयज थे इन दो न्यूज वेबसाइट्स के, ये लोग ऑलमोस्ट लॉकडाउन पे थे। तो क्या वो लॉकडाउन करना सही है? लगभग न्यूज क्लिक के 30 एम्प्लॉयज 12 घंटे तक लॉकडाउन रहे, तो इज दैट राइट? ओके, तो ऐसे बहुत से सवाल यहाँ पे मदन बी लोकुर साहब पूछ रहे हैं। क्या ये फंडामेंटल राइट्स ऑफ स्पीच, फंडामेंटल राइट्स ऑफ प्रेस, क्या ये सब वायलेटेड होते हैं जब आईटी डिपार्टमेंट की सर्वे चल रही होती है? इस प्रकार के बहुत से सवाल यहाँ पे उठ रहे हैं। तो बेसिकली ये जो आईटी अथॉरिटीज की रेड हुई है ना, इसको बहुत बुरी तरीके से मदन बी लोकुर साहब क्रिटिसाइज कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती हैं वो प्रिवेलिंग लॉ के हिसाब से काम नहीं करती हैं, सिटीजन्स को हैरेस करती हैं। ओके, गवर्नमेंट ऑफिसर्स अपने हिसाब से कुछ भी करते हैं और उसके बाद उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं की जाती। यहाँ पे उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जानी चाहिए। जर्नलिस्ट को हैरेस करना, वल्नरेबल टारगेट्स को देखना, ये सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। ओके, तो बस एक छोटा सा वो था। आप देखिए, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप यहाँ पे बोलोगे, देखोगे तो फिर गवर्नमेंट के अगेंस्ट बात हो जाएगी, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। कल की डेट में आप भी जब आईआरएस बनोगे तो इस प्रकार की इनकम टैक्स रेट्स को या फिर कह लीजिए सर्वे को आपको लीड करना पड़ेगा। तो ठीक है, अब यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की बात की गई है, दिल्ली हाई कोर्ट में मुद्दा पहुंच गया है, तो अब कोर्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर कुछ गलत हुआ है तो वो अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर सकते हैं। मदन बी लोकुर साहब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं उसके बारे में हमने अपना डिस्कशन कर लिया है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने अगले आर्टिकल की। फ्लड मैनेजमेंट कैन नॉट बी वाटर डाउन फॉर अ लास्टिंग सॉल्यूशन टू द इंडिया नेपाल फ्लड्स एंड इंटर गवर्नमेंटल पैनल मस्ट बी फाउंड विद लोकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है भाई, ये बेसिकली फ्लड मैनेजमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया नेपाल की बात हो रही। देखिए, इंडिया नेपाल की अगर आप बात करोगे तो बिहार में जो मिथिलांचल का इलाका है ये काफी हद तक फ्लड से अफेक्टेड रहता है। इधर आपको नेपाल नजर आएगा, ये जहां पे मैं अपना एरो घुमा रहा हूं ये पूरा का पूरा आपका नेपाल है। और इसके जो साउथ में आपको रेड रंग का इलाका नजर आ रहा है ना, ये मिथिलांचल का इलाका है। प्रेजेंट डे बिहार में काफी हद तक ये पड़ता है और ओवरऑल इस इलाके में बहुत से फ्लड्स आते हैं। वैसे तो यूपी और बिहार
दोनों ही फ्लड अफेक्टेड हैं, लेकिन बिहार खासा कर ज्यादा फ्लड अफेक्टेड है। ओके, पिछले कई सालों से बिहार की कई डिस्ट्रिक्ट्स में आप देखोगे बहुत सीरियस चैलेंजेस आ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू मैसिव एंड रिकरेंट फ्लडिंग। ओके, काफी फ्लड से रिलेटेड आप कह सकते हो कि बिहार में प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, और इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए इंडिया और नेपाल इन दोनों के अंदर फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम्स को बेटर करना पड़ेगा। हालांकि एक फेडरल सिस्टम ऑलरेडी बना हुआ है जहां पे इंडिया और नेपाल के बीच में भी कोऑर्डिनेशन होता है, और जो राज्य की सरकारें होती हैं वो भी यहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन नॉर्थ बिहार का जो मिथिलांचल का इलाका है ये अभी भी बहुत ज्यादा अफेक्टेड है। अब इसकी इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या किया गया है, कुछ लॉन्ग टर्म मेजर्स यहाँ पे लिए गए हैं। जैसे कि अगर आप जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफिस विराटनगर की बात करो तो इसको स्टैब्लिश किया गया नेपाल में अगस्त 2004 में। इसका काम क्या था, टू प्रिपेयर अ डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, और इसमें दोनों ऑफिसर्स थे, नेपाल के भी ऑफिसर्स थे, इंडिया के भी ऑफिसर्स थे। काम था एक डीपीआर बनाना, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना, ताकि इस बात के ऊपर बातचीत की जाए कि नेपाल में कोसी, कमला और बागमती रिवर के ऊपर एक हाई डैम बनाया जा सके, और इस हाई डैम से कितना पानी कब रिलीज करना है ये इंडिया और नेपाल दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ बातचीत करके सॉर्ट आउट कर सके। फास्ट फॉरवर्ड टू 2021, अब तक ये डैम यहां पे प्रिपेयर नहीं हुआ है। जी हां, सेंट्रल वाटर कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसने एक स्पेशल मीटिंग बुलाई एक ज्वाइंट टीम ऑफ एक्सपर्ट्स की, और ये ज्वाइंट टीम ऑफ एक्सपर्ट्स इंडिया वाले ही थे 10 फरवरी 2020 को न्यू दिल्ली में। और ये बोला कि भाई जो डीपीआर की बात हो रही थी अगस्त 2004 की, आपका विराटनगर नेपाल की, इस पे क्या हुआ, तो पता ये चला कि अब तक इस पे कुछ हुआ ही नहीं है। और अब तक इस पे क्यों कुछ नहीं हुआ है, रीजन बीइंग कि नेपाल की तरफ से चीजें सॉर्ट आउट नहीं हो पा रही हैं। अभी रिसेंटली वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट बिहार ने फिर से एक चिट्ठी लिखी है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति को, ओके, थ्रू लेटर नंबर 295 डेटेड 2 अगस्त 2021, और इस डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट के ऊपर काम को तेज करने को बोला। सोचिए 2004 से इस डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट के ऊपर बातचीत हो रही है और अब तक प्रॉपर तरीके से बातचीत नहीं हो पा रही है। बिहार के जो मिनिस्टर ऑफ वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट है संजय कुमार झा, ये रिसेंटली मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जयशंकर साहब से मिले सितंबर 2020 में, और जो वाटर शेयरिंग इश्यूज है इंडिया और नेपाल के बीच में इसको सॉर्ट आउट करने के लिए बोला। प्लस एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम नेपाल की साइड से जो नदियां फ्लड बन के हमारी साइड में आती हैं उनके ऊपर डैम लगाने के लिए जयशंकर साहब को बोला कि आप नेपाल से बात करो। प्रॉब्लम यह है कि हमारी भारत सरकार अगर नेपाल से बात करने की कोशिश भी करे तो नेपाल की तरफ से प्रॉम्प्ट रेसिप्रोकेशन आता नहीं है, प्रॉम्प्ट जवाब आता नहीं है, जबकि यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन की जरूरत है जिसके हम लोग पास भी नहीं पहुंच पा रहे हैं अभी के लिए देखा जाए तो। अच्छा चलो, ये डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन नहीं पाई, तो क्या इंडिया नेपाल के बीच में अब तक कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ वाटर रिसोर्सेज को लेके, तो नहीं भाई, हो रखा है। देखिए, इंडिया नेपाल के बीच में जो एग्रीमेंट हो रहा है वाटर रिसोर्सेज को लेके, उसके चलते ये जो स्टेट गवर्नमेंट है बिहार की, ये कुछ फ्लड प्रोटेक्शन वर्क्स को कैरी ऑन कर सकती है नेपाल की टेरिटरी के अंदर। जी हाँ, पिछले कुछ सालों में फ्लड प्रोटेक्शन जो वर्क्स हैं लोकल वो करे गए हैं। ओवरऑल 22 फ्लड प्रोटेक्शन वर्क्स को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया था, जिसमें से 21 वर्क्स को यहाँ पे कंप्लीट भी किया गया। और सबसे खास बात यह है कि कोविड-19 के पैंडेमिक के दौरान भी जो हम ये वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ बिहार का, वो लगातार नेपालीज अथॉरिटीज के साथ भी बातचीत कर रहा था कि भाई हमें आपके यहाँ पे ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट वगैरह बनवाने। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट से को भी फोर्स कर रहा था कि भाई आप नेपाल की अथॉरिटी से बातचीत करिए, यहाँ पे फ्लड कंट्रोल की बहुत ज्यादा जरूरत है। देखिए, इसका रीजन ये है, जो इमीडिएट अफेक्टेड जगह है वो है बिहार। बिहार के अंदर के लोग इमीडिएटली अफेक्टेड है, तो जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ रिस्पॉन्स होगा वो बिहार की सरकार का होगा। इसीलिए जो वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट है बिहार का, वो हमारी केंद्र की सरकार के भी पीछे पड़ा हुआ है और नेपाल की अथॉरिटीज के पीछे पड़ा हुआ है कि भैया हमें हमारे प्रोजेक्ट जल्दी करने दो। ओके, अब नेपाल का क्या सीन है ना कि पिछले कुछ सालों में जो नेपाल की सरकार रही है केपी शर्मा ओली की, वो बहुत ज्यादा इंडिया के कंसर्न्स के प्रति फोर्थ गिविंग नहीं रही है। कभी कई हद तक उन्होंने मतलब पॉलिटिक्स को देख के इंडिया के जो कंसर्न्स है और ये जो डैम मैनेजमेंट के, डैम मेकिंग के जो प्रोजेक्ट्स हैं, इनको ओवरऑल धीमा कर दिया। उसके बावजूद भी इंडिया की तरफ से बहुत सारे इंटरवेंशंस हुए हैं और नेपाल काठमांडू की तरफ से बहुत सी कंडीशनल परमिशंस आई, जिसके चलते कुछ वर्क्स को कंप्लीट किया गया। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि 22 वर्क्स में से 21 वर्क्स को यहाँ पे कंप्लीट किया गया है। बहुत सारा मैन पावर, मशीनरी, फ्लड कंट्रोल मटेरियल्स गंडक और कमला रिवर के पास लेके गया और वहां पे फ्लड प्रोटेक्शन रिपोर्ट को मतलब वर्क को कंप्लीट कराया गया। हालांकि ये जो कोसी प्रोजेक्ट अथॉरिटी है विराटनगर में, यहां पे जो काम है वो थोड़ा धीमा पड़ा हुआ है। तो ऑनगोइंग वर्क एट द कोसी रिवर प्रोजेक्ट वो
हल्का फुल्का धीमा पड़ा हुआ है। तो कुछ जगहों पे काम होता नजर आ रहा है, कुछ जगहों पे काम उतने आप कह सकते हो कि प्रोएक्टिव बेसिस पे होता नजर नहीं आ रहा है। इसके रीजंस क्या बताए जा रहे हैं? इसके रीजंस ये हैं कि भाई बहुत सारी जगहों पे आप देखोगे लोकल अपोजिशन आ रहा है नेपाल के अंदर, बहुत सारी जगहों पे यहाँ पे पॉलिटिक्स हो रही है। अब है क्या कि देखिए जहां जहां पे भी डैम बना रखे हैं नेपाल ने अपनी साइड पे, जब उनकी तरफ पानी ओवरफ्लो होने लगता है तो वो इंडिया की तरफ पानी भेज देते हैं, और जब पानी की कमी होती है तो पानी का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर लेते हैं अपने साइड पे। इसीलिए बिहार की तरफ से लगातार हमारी केंद्र की सरकार के ऊपर प्रेशर आ रहा है कि केंद्र की सरकार सबसे पहले तो नेपाल के साथ बातचीत करके रिवर्स का पानी कितना किसके पास रहेगा इस बात के ऊपर एक एग्रीमेंट कर ले। ऐसा कोई एग्रीमेंट अब तक नहीं हो पाया है। दूसरा, प्रोएक्टिव बेसिस पे ये जो डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट है 2004 की, इसके ऊपर बातचीत करनी चाहिए, और कोसी और उसके आसपास की जो खतरनाक नदियां हैं जिसमें बहुत सारा पानी आ जाता है उसके ऊपर नेपाल साइड पे एक डैम बनने का जो प्रपोजल है उसको भी प्रोएक्टिवली टेकअप करने की जरूरत है, वो भी यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। और कुछ चीजें अभी और भी हुई हैं, जैसे लाल बेकिया नाम की जो जगह है, लाल बेकिया में कुछ काम चल रहा था, उस काम के ऊपर अभी देखिए जो लाल बेकिया रिवर है आपकी, वहां पे लोकल नेपाली एडमिनिस्ट्रेशन ने बोल दिया कि जो आप बंद लगा रहे हो, जो बांध लगा रहे हो ओवरऑल पानी की फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, वो मत लगाइए क्योंकि ये नो मैंस लैंड में। तो लाल बेकिया रिवर वाला जो इलाका है वहां पे जब इंडियन अथॉरिटीज जाके काम करनी थी तो नेपाल की लोकल अथॉरिटीज ने बोला कि यहाँ पे काम मत करो, ये इलाका नो मैन जोन में आता है, डिस्प्यूटेड जोन में आता है, जबकि वो इलाका कभी भी डिस्प्यूटेड जोन में नहीं था और पहले भी इंडियन अथॉरिटीज ने वहां पे काम किया है। तो बहुत सारे लोकल इश्यूज के ऊपर चीजों को सॉर्ट आउट करने की जरूरत है, और वो अकेले बिहार की सरकार नहीं कर सकती, उसके लिए केंद्र की सरकार को यहाँ पे इवॉल्व होना पड़ेगा। इंडिया और नेपाल की दोस्ती बहुत अच्छी रही है, लेकिन पिछले कुछ सालों में केपी शर्मा ओली की लीडरशिप के दौरान इंडिया नेपाल के रिश्ते खासा खराब हो गए हैं। उसकी एक वजह चाइना भी है। इन रिश्ते को प्रोएक्टिवली सॉर्ट आउट करने की जरूरत है, क्योंकि फ्लडिंग की प्रॉब्लम के चलते जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड लोग हैं वो जो गरीब लोग हैं इन पर्टिकुलर इलाकों में जो रहते हैं। और केवल इंडियन साइड पे ही नहीं, नेपाल साइड पे भी लोग काफी परेशान होते हैं। जो मधेसी वाला इलाका है साउदर्न नेपाल में, वहां पे भी फ्लडिंग की बहुत सी एक्टिविटीज देखने को मिलती हैं। तो अगर प्रोएक्टिव बेसिस पे नेपाल के अंदर इंडिया की मदद से अगर डैम वगैरह बना दिए जाते हैं तो इससे चीजें जल्दी सॉल्व की जा सकती है, बशर्ते नेपाल यहाँ पे प्रोएक्टिवली इंडिया के साथ इंगेज करे, जो कि अभी के लिए होता नजर नहीं आ रहा है। गॉट इट। फिर नेक्स्ट आर्टिकल है नीडलेस रोग। राजस्थान लॉ डज नॉट वैलिडेट चाइल्ड मैरिजेस बट हेल्प्स राइट्स ऑफ अंडर एज ब्राइड्स। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, रिसेंटली जो राजस्थान कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज एक्ट है, ये एक्ट 2009 का है, इसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए गए 2021 में। ओके, जैसे ही ये अमेंडमेंट्स किए गए, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिस ऑर्गेनाइजेशन ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल कर दी। मैं आपको इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी बता देता हूं, ये है आपका यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया। यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया की बात की जाए तो ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर रजिस्ट्रेशन है। तो अब इस यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट में जाके एक रेट पिटीशन फाइल कर दी, किसके अगेंस्ट? सेक्शन 8 ऑफ राजस्थान कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस अमेंडमेंट बिल 2021 के अगेंस्ट। गॉट इट। अब ओवरऑल इस पिटीशन को क्यों फाइल किया गया है, इसको हमारे लिए समझना यहाँ पे जरूरी है। और ओवरऑल अपोजिशन ने और इनफैक्ट नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने भी इसका एक बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया है। पहले क्या होता था कि राजस्थान कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज एक्ट के अंदर लड़का 21 साल का, लड़की 21 साल की, तो 21 साल और 21 साल लड़के की भी एज तय की गई थी, 21 साल लड़की की भी एज तय की गई थी। ये शादी के लिए तय नहीं की गई थी। अगर शादी होती है और लड़का भी 21 साल का, लड़की भी 21 साल की, तो ऐसे केसेस में 21 साल का लड़का है और 21 साल की लड़की है, तो इससे ज्यादा की एज ग्रुप का है या एटलीस्ट इस एज ग्रुप का है, तो लड़का लड़की को खुद अपनी मैरिज रजिस्टर करनी पड़ेगी शादी करने के बाद। लेकिन अगर इससे एज कम है, अगर लड़का भी 21 साल से कम का है, लड़की भी 21 साल से कम की है, तो ऐसे केसेस में उनकी शादी को रजिस्टर करना पड़ेगा उनके पेरेंट्स को। लेकिन अब जो सेक्शन 8 निकल के आया है, किसका? आपका राजस्थान कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस अमेंडमेंट बिल 2021 का, वो इस एज लिमिट को चेंज कर रहा है। अभी भी मेन के लिए जो 21 ही है, लड़कियों के लिए 18 हो गई है। तो लड़कियों के लिए 18 का मतलब क्या है कि 18 साल की लड़की है, उससे ज्यादा की लड़की है, तो उस केस में अपनी शादी को लड़की ही रजिस्टर करेगी। लेकिन अगर 18 साल से कम की लड़की है तो उस केस में शादी कौन रजिस्टर करेगा? पेरेंट्स रजिस्टर करेंगे। अब इसके चलते हो गया बवाल। बवाल क्यों हुआ है? क्योंकि यहां पे इस पर्टिकुलर नियम कानून में यह बोल दिया गया
कि 18 से कम की लड़की है तो पेरेंट्स शादी को रजिस्टर करेंगे। तो इसका क्या मतलब है? इसका तो यही मतलब हो गया ना कि 18 से कम की जो लड़कियां हैं उनकी शादी अलाउड है। तो आप यहां पे इस सेक्शन 8 ऑफ राजस्थान कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लड़कियों की 18 साल से कम की लड़कियों की शादी को आप लीगलाइज कर रहे हो, मतलब चाइल्ड मैरिज आप लीगल कर रहे हो। तो ओवरऑल इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट एक्ट को चाइल्ड मैरिज के लीगलाइजेशन के कंटेक्स्ट में देखा जा रहा है और इसीलिए यहां पे राजस्थान की सरकार की बहुत बुराई की जा रही है। लेकिन इस पर्टिकुलर आर्टिकल में ऑथर ये बता रहा है कि देखिए ये सही नहीं है, यहां पे किसी भी प्रकार से चाइल्ड मैरिज को लीगलाइज नहीं किया जा रहा है। जो अंडर एज बच्चों की शादी हो जाती है उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, उनके लीगल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहां पे ये बताया जा रहा है कि इस प्रकार के इनैक्टमेंट बहुत सारे स्टेट्स में। दूसरी बात, ये जो आपका राजस्थान का अमेंडमेंट बिल है, इट इज इन अकॉर्डेंस विद सुप्रीम कोर्ट्स वर्डिक्ट इन सीमा वर्सेस अश्वरी कुमार 2007, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला है कि इंडिया में जितनी भी मैरिजेस हैं उनको आप रजिस्टर करो। और यहाँ पे वो मैरिजेस भी आ जाती हैं जिसमें लड़का या लड़की 18 साल से कम के हैं। आप समझिए यहाँ पे लॉजिक क्या है, ऑथर का लॉजिक क्या है, और आप कह लो राजस्थान की सरकार का लॉजिक क्या है। लॉजिक ये है कि इन एनी केस हमारे देश में 18 साल से कम की उम्र की लड़कियों की शादी वैसे भी होती है। ऐसा नहीं कि हमारे देश में 18 साल से कम की लड़कियों की शादी नहीं हो रही, उनकी वैसे भी शादी हो रही है। तो ऐसे केसेस में अगर मान लो 18 साल से कम की लड़कियों की शादी होती है और उसको यहाँ पे रजिस्टर कर दिया जाता है राजस्थान के इस लॉ के अंदर, तो कम से कम उस लड़की के लीगल राइट्स तो प्रोटेक्टेड होंगे। कल की डेट में ये तो नहीं होगा कि भाई किसी पर्टिकुलर पर्सन ने शादी कर ली एक 18 साल से कम की लड़की से और बाद में उसने अपनी शादी को डिसओन कर दिया, ओवरऑल बोल दिया हमने शादी नहीं की, क्योंकि कोई प्रूफ तो है नहीं, शादी तो रजिस्टर हुई नहीं है। तो अगर 18 साल से कम की किसी लड़की की शादी हो रही है, एटलीस्ट आप उसकी शादी को रजिस्टर करो। तो इससे होगा क्या कि जब लड़की 18 साल की हो जाएगी, उससे 2 साल मतलब 20 साल तक उस लड़की के पास ऑप्शन रहेगा कि वो लीगली अपनी शादी को एनल कर सकती है और उसके बाद अपने पति और उसकी फैमिली से हर्जाना भी मांग सकती है। तो कम से कम उस लड़की के लीगल राइट्स प्रोटेक्टेड होंगे। क्योंकि अगर आप 18 से कम वाली शादियों को रजिस्टर ही नहीं होने दोगे तो इन एनी केस शादियां तो देखो हमारे रूरल इंडिया में होती हैं, तो ये जो लड़कियां हैं इनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये प्रोटेक्टेड ही नहीं रहेंगे। शादी इनकी तब भी होगी, चाइल्ड मैरिज तब भी होगी, लेकिन चाइल्ड मैरिज ऐसी होगी जहां पे शादी रजिस्टर्ड नहीं है और कल की डेट में वो जो लड़के वाले हैं, लड़का है और जो ओवरऑल लड़के घर वाले हैं, वो ये बोल सकता है हमने कभी शादी की ही नहीं, क्योंकि ऑन पेपर तो शादी हुई ही नहीं है ना। इसीलिए यहां पे रजिस्ट्रेशन ऑब्लिगेटरी बताया गया है। अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा देते हो तो ऐसे केसेस में अगर एक ऐसी लड़की है जिसकी शादी 18 से कम की उम्र में हुई है, वो 18 साल के बाद भी ओवरऑल अपनी शादी को एनल करने के लिए लीगल बैटल लड़ सकती है, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हर्जाना मांग सकती है, कहीं ना कहीं ओवरऑल उसके राइट्स यहां पे प्रोटेक्टेड होंगे। फिर सबसे खास बात यहां पे ये है कि कोई एक ऐसा पर्टिकुलर मैरिज रजिस्ट्रार जो कि 18 साल से कम की लड़की की शादी को रजिस्टर कर रहा है, तो ऐसे केस में वो मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिसर इन्फॉर्म कर सकता है। किसको इन्फॉर्म कर सकता है? चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर को इन्फॉर्म कर सकता है। तो कम से कम रजिस्ट्रेशन से होगा ये कि जो एक्चुअल नंबर ऑफ चाइल्ड मैरिजेस हैं वो सरकारी अथॉरिटीज के एम्बिट के अंदर तो आएंगे। इस प्रकार की चीजें यहाँ पे बताई जा रही है। यहाँ पे एक और नियम कानून को कोट किया जा रहा है और वो है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। एक्चुअली में प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 क्या बोलता है कि 18 साल से ज्यादा का लड़का किसी माइनर लड़की से शादी नहीं कर सकता। मतलब 18 साल से ज्यादा का कोई मेल एडल्ट है वो किसी माइनर लड़की से, मतलब 18 साल से कम की लड़की से शादी नहीं कर सकता है। तो इनफैक्ट ये जो राजस्थान वाला अमेंडमेंट है ना, इसको वायलेशन माना जा रहा है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 का। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हमको पॉजिटिव्स भी देखने पड़ेंगे राजस्थान के इस मैरिज अमेंडमेंट एक्ट के, जो कि मैंने आपको बता दिए। एक बात मैं आपको और बताता हूं, कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में पूरा का पूरा मुद्दा गया था प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 का। वहां पे हुआ ये था कि 18 साल से 21 साल की एज ग्रुप का जो मेल एडल्ट था उसने 21 साल से बड़ी लड़की के साथ शादी की थी। तो वहां पे भी ओवरऑल इस पूरी की पूरी केस को गड़बड़ बताया जा रहा था। कुछ लोगों ने बोला कि जो 21 साल से ज्यादा की लड़की है जो कि यहाँ पे 18 से 21 साल के लड़के से शादी कर रही है, या 18 साल से ज्यादा की जो लड़की है जो कि यहाँ पे 18 से 21 साल के लड़के से शादी कर रही है, ओवरऑल वो लड़की रिस्पॉन्सिबल होगी, लड़का रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने चीजों को क्लैरिफाई किया। सुप्रीम कोर्ट ने चीजों को क्लैरिफाई ये किया है कि प्रोहिबिशन ऑफ मैरिज एक्ट 2006 के हिसाब से अगर कोई मेल जो कि 18 से 21 की एज ग्रुप में आता है, अगर वो अपने से ज्यादा उम्र की बड़ी लड़की से शादी करता है या अपने बराबर की लड़की से शादी करता है, तो ऐसे केसेस में ना लड़का रिस्पॉन्सिबल होगा ना लड़की रिस्पॉन्सिबल होगी।
लेकिन अगर 18 से 21 साल का लड़का ओवरऑल 18 साल से कम की लड़की से शादी करता है, तब डेफिनेटली आपका प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के अंदर उस लड़के को सजा सुनाई जा सकती है। तो ये जो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है कि कोई एडल्ट मेल जो कि 18 से 21 की ग्रुप में आता है या फिर उससे ज्यादा का है, अगर वो किसी माइनर गर्ल से शादी कर रहा है, 18 साल से कम की लड़की से शादी कर रहा है, तो उस एडल्ट मेल को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है। लेकिन अगर वो अपने उम्र के बराबर की किसी लड़की शादी कर रहा है या उससे ज्यादा उम्र की लड़की शादी कर रहा है, तो ऐसे केसेस में लड़की और लड़के दोनों को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जाएगा। हाँ, एक बात है कि प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट के अंदर 18 साल से कम की लड़की से शादी नहीं हो सकती है। और यहां पे जो राजस्थान का अमेंडमेंट बिल आया है, वो अमेंडमेंट बिल 18 साल से कम की लड़की से शादी को रजिस्टर करने की बात कर रहा है। तो इसीलिए ये राजस्थान वाले अमेंडमेंट बिल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया जा रहा है। एक और कंटेक्स्ट में इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया जा रहा है, वो कंटेक्स्ट है आपका शेड्यूल 7। देखिए, जो शेड्यूल 7 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें लिस्ट 3 है, कॉन्करेंट लिस्ट, उसकी एंट्री नंबर 30 है। उस एंट्री नंबर 30 के अंदर ओवरऑल जो मैरिज से रिलेटेड नियम कानून है ना, वो केंद्र की सरकार ही बना सकती है, राज्य की सरकार ही बना सकती है। अब अगर केंद्र की सरकार ने ऑलरेडी प्रोहिबिशन ऑफ मैरिज एक्ट 2006 बना रखा है, तो इसको वायलेट करने वाला नियम कानून राज्य की सरकार नहीं बना सकती। तो इस बेसिस पे भी ओवरऑल यहाँ पे राजस्थान के इस अमेंडमेंट बिल को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो राजस्थान का अमेंडमेंट बिल मैरिज वाला कौन से बेसिस पे क्रिटिसाइज किया जा रहा है, इसके क्या क्या व्यू पॉइंट्स हैं, आउटकम्स हैं, ये सब मैंने आपको यहाँ पे समझा दिए। आई होप आपको चीजें ठीक तरीके से समझ में आ गई हो। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। अगला आर्टिकल है स्टॉपिंग शॉर्ट ऑफ सोशल जस्टिस। द जस्टिस राजन कमिटी रिपोर्ट डज नॉट प्रोवाइड आंसर्स टू द क्रूशियल क्वेश्चंस इट एंगेजेस विद। देखते हैं यहाँ पे क्या बात बताई जा रही है। देखिए, ये जो रिपोर्ट निकल के आई है 165 पन्नों की जस्टिस राजन कमेटी रिपोर्ट, नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंटरेस्ट टेस्ट पे, और इसी जस्टिस राजन कमेटी रिपोर्ट के बेसिस पे तमिलनाडु की सरकार एंटी नीट बिल पास कर रही है। इस पर्टिकुलर कमेटी रिपोर्ट ने बहुत से पॉइंट्स के बेसिस पे अपने, आप कह सकते हो, व्यू पॉइंट्स को जस्टिफाई किया। जैसे कि वो बच्चे जो कि तमिल मीडियम से पढ़े हुए हैं, वो बच्चे जिनके घर की इनकम 2.5 लाख से कम है। कुल मिला के पहले क्या होता था, नीट से पहले तमिलनाडु के अंदर आपकी 12वीं कक्षा के नंबर के बेसिस पे आपको मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन मिलता था। लेकिन नीट आ गया तो उसके बाद से ऐसा बोला जा रहा है, मतलब उसके बाद से ही जस्टिस राजन कमेटी और तमिलनाडु की सरकार ने चिल्ला चिल्ला के बोल रही हैं कि जो गरीब तबका है, जो वुल्नरेबल तबका है, वो और ज्यादा यहाँ पे वुल्नरेबल हो गया है। बट ऑथर यहाँ पे बता रहा है कि जो जस्टिस राजन कमेटी की रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ियां हैं। क्या गड़बड़ियां हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। नीट से पहले प्रति ईयर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में 38 गवर्नमेंट के बच्चे पहुंच पाते थे। तो जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे थे तमिलनाडु के, ऐसे 38 बच्चे प्रति सालाना गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में पहुंच पाते थे नीट से पहले, जब 12th के नंबरों के बेसिस पे एडमिशन होता था। जब नीट का एग्जाम आ गया तो गवर्नमेंट कॉलेज से केवल साल में 3 से 4 बच्चे पहुंच पा रहे थे, कहां पे, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में। बाद में तमिलनाडु की सरकार ने 7.5% का कोटा इंट्रोड्यूस कर दिया गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स के लिए। तो 2020-21 में आप देखोगे कि 336 गवर्नमेंट के बच्चे पहुंच पाए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑफ तमिलनाडु में। अब यहाँ पे जो तमिलनाडु की सरकार है वो एंटी नीट बिल लेके आ रही है। लेकिन नीट से पहले भी तो आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस से, आपके गवर्नमेंट स्कूलों से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 38 ही तो बच्चे पहुंच रहे थे। तो ये जो आपकी बात बोलनी है कि नीट से चीजें इनइक्विटेबल हो गई, वल्नरेबल हो गई, ये बात बिल्कुल गलत है। क्यों गलत बताई जा रही है? इसका जो सबसे बड़ा लॉजिक यहाँ पे ओवरऑल ऑथर बता रहा है, वो ये बता रहा है कि भैया नीट से पहले भी ओवरऑल आपके यहाँ पे जो स्टेट बोर्ड के एग्जाम्स होते थे ना, उसके रिजल्ट्स भी कोचिंग के बेसिस पे अच्छे थे। नीट के लिए क्या बोला जा रहा है? नीट के लिए बोला जा रहा है कि वो बच्चे जो कि महंगी महंगी कोचिंग अफोर्ड कर सकते हैं, वो नीट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में बच्चे पढ़ते हैं, सॉरी, जो गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चे पढ़ते हैं, उनके पास ज्यादा पैसे होते नहीं है, तो वो महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले अमीर बच्चे महंगी कोचिंग करके ओवरऑल नीट क्वालिफाई कर जाते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं, उनके पास नीट कोचिंग करने के पैसे नहीं है, तो वो नीट का एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते। ये तमिलनाडु की सरकार लॉजिक दे रही है। ऑथर यहाँ पे क्या लॉजिक दे रहा है? ऑथर बोल रहा है कि एक बात बताओ, नीट से पहले जब तुम 12वीं कक्षा के नंबर पे एडमिशन कर रहे थे, उस समय पे भी तो प्राइवेट स्कूल के बच्चे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि जब आप 12वीं कक्षा के रिजल्ट की बात करते हो तो कोचिंग तो उसमें भी होती है,
और रसीपुरम नाम की जगह है तमिलनाडु में जहां पे तगड़े तरीके से कोचिंग इंडस्ट्री प्रोलिफरेट करती है। तो भाई सीधी सीधी बात यह है, तुम लोग मतलब यहाँ पे ऑथर तमिलनाडु की सरकार से बोल रहा है और जस्टिस राजन कमेटी से बोल रहा है कि तुम लोग नीट को अनजस्टिफाइबल बोल रहे हो, इनइक्विटेबल बोल रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ कोचिंग, जबकि कोचिंग से पहले, नीट से पहले जब तुम 12वीं कक्षा के नंबर के बेसिस पे मेडिकल सीट देते थे, उस समय पे भी अगर आप देखो तो भैया कोचिंग तो स्कूल के बोर्ड एग्जाम में भी चलती है। तो गवर्नमेंट स्कूल वाले जो बच्चे थे वो तो उस समय पे भी कोचिंग नहीं करते थे, उनके नंबर बहुत खराब आते थे, और जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे थे वो कोचिंग कर करके बहुत अच्छे नंबर ले आते थे। इसलिए नीट से पहले भी सालाना गवर्नमेंट स्कूल के केवल 38 बच्चे ही पहुंचते थे आपके मेडिकल कॉलेजेस में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में। हाँ, वो अलग बात है कि नीट के बाद 3 ही बच्चे पहुंच रहे थे, लेकिन 7.5% का जब गवर्नमेंट कोटा दिया तब 336 बच्चे पहुंचने लगे। तो ये बोल देना कि नीट के बाद ही सारी की सारी गड़बड़ आई और नीट से पहले सिस्टम बहुत अच्छा था, ये बिल्कुल गलत है। इनफैक्ट यहाँ पे तमिलनाडु के स्कूल एजुकेशन सिस्टम के ऊपर बात उठाई गई है। ऑथर यहाँ पे साफ साफ बोल रहा है कि चाहे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की बात कर लो, चाहे तमिलनाडु के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात कर लो, गवर्नमेंट स्कूलों की पढ़ाई इंडिया में भी बहुत बुरी है और तमिलनाडु में भी बहुत बुरी है। हो सकता है कि तमिलनाडु के स्कूलों की पढ़ाई, गवर्नमेंट स्कूल की पढ़ाई बाकी इंडिया से थोड़ी बेटर हो, बट प्राइवेट स्कूल के कंपैरिजन में बहुत खराब है। और ओवरऑल तमिलनाडु के गवर्नमेंट स्कूल में भी जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो पढ़ाई में बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज रहते हैं ओवरऑल। इसीलिए प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे कोचिंग वगैरह लेके काफी अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। फिर यहाँ पे एक और बड़ी बात बताई जा रही है, तमिलनाडु में ज्यादातर जो मेडिकल एजुकेशन हो रही है वो प्राइवेट कॉलेजेस में हो रही है, और प्राइवेट कॉलेजेस में मेडिकल एजुकेशन का खर्चा बहुत ज्यादा है भाई, 1 करोड़ से ज्यादा है। अगर प्राइवेट मेडिकल एजुकेशन के लिए आप जाते हो, पूरी पढ़ाई का खर्चा 1 करोड़ से ज्यादा चला जाता है। और खास बात ये थी कि ये भी एक रीजन था नीट को जस्टिफाई करने के लिए। नीट से पहले क्या था कि देखिए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की सीटें लिमिटेड हुआ करती थी, ज्यादातर थे आपके प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। अब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की क्वालिटी ऐसा नहीं है कि खराब है, लेकिन उनको पढ़ने के लिए 1 करोड़ चाहिए, 1 करोड़ हर कोई अफोर्ड कर नहीं सकता। तो नीट से पहले भी गवर्नमेंट स्कूलों में जो पढ़ने वाले बच्चे थे वो कोई बहुत ज्यादा एडवांटेजेस कंडीशन में नहीं थे, वहां पे भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे डोमिनेट कर रहे थे। गवर्नमेंट स्कूल से बहुत लिमिटेड बच्चे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में पहुंच पा रहे थे। प्लस इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के जो पैरामीटर्स थे वो भी बिल्कुल क्लियर नहीं थे, इसीलिए नीट के एग्जाम को यहाँ पे काफी हद तक जस्टिफाई किया गया। तो ये जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं आपके तमिलनाडु में, उसमें जिस प्रकार के ओपैक एडमिशन मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है और जितने हैवी आपके खर्चे होते हैं इन मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ने के, इसके बारे में जस्टिस राजन कमेटी की रिपोर्ट में कोई भी बातचीत नहीं की गई है। तो अगर आप तमिलनाडु के सिस्टम, मेडिकल एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हो और नीट के अगेंस्ट या फेवर में पॉइंट ढूंढ रहे हो, तो कम से कम आप इस बात को भी जस्टिफाई करो कि जो तुम्हारे तमिलनाडु में प्राइवेट मेडिकल एजुकेशन चल रही है उसको क्यों नहीं देख रहे हो। तो जस्टिस राजन कमेटी ने प्राइवेट मेडिकल एजुकेशन पे कोई बात नहीं की गई। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल से ये बात एकदम क्लियर पता चलती है कि तमिलनाडु की सरकार का जो स्टैंड है, जस्टिस राजन कमेटी का जो स्टैंड है, वो पूरी तरीके से नीट को लेके सही नहीं है। यहाँ पे एक प्रॉपर ऐसा सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म चाहिए जिसके बेसिस पे ओवरऑल बच्चों को एक लेवल प्लेइंग ग्राउंड मिले, ताकि वो भी अपने मेडिकल एजुकेशन के ख्वाब को पूरा कर सके। अब जरूरी नहीं है कि सीधे सीधे नीट से हो रहा हो, लेकिन नीट डेफिनेटली एक कॉमन प्लेटफॉर्म देता है जिसको आगे इवॉल्व करके और इम्प्रूव करके आप बच्चों के प्रति जो एजुकेशन का एक्सेस है उसको बढ़ा सकते हो। तो हर प्रकार के प्रिंसिपल्स को यहाँ पे कंसीडरेशन में लेना चाहिए अगर नीट के फेवर में या फिर नीट के अगेंस्ट में पॉइंट्स को जुटाया जा रहा है। सिर्फ कमेटी ने ये बोल दिया, राजन कमेटी ने, कि नीट डेट्रीमेंटल है सोशल जस्टिस से, तो नीट से पहले जो हो रहा है उन कंडीशंस को भी यहाँ खंगालने की जरूरत है, और उस समय पे कंडीशंस कोई बहुत अच्छी नहीं थी। तो ये पॉइंट्स इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बताए गए हैं। जो डॉक्टर जॉर्ज थॉमस ऑर्थोपेडिक सर्जन है चेन्नई में, इन्होंने इस आर्टिकल को लिखा है। तो आप समझ सकते हो कि एक मेडिकल कम्युनिटी का बंदा जो कि तमिलनाडु में काम कर रहा है वो इस प्रकार का व्यू पॉइंट दे रहा है, व्यू पॉइंट में खासा दम है। मतलब तमिलनाडु के अंदर भी कुछ ऐसे एजुकेटेड लोग हैं जो कि इस बात को समझते हैं कि नीट कुछ हद तक सही है, नीट में बस इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। तो ये जो 7.5% का रिजर्वेशन दिया गया है गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को, एक तो आप कह सकते हो कि ये जस्टिफाइड है, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम गवर्नमेंट स्कूल में जो क्वालिटी पैरामीटर्स है उनको भी बढ़ाने की जरूरत है। तमिलनाडु के स्कूल में क्वालिटी पैरामीटर्स गवर्नमेंट के कोई बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है, जितना उनको अच्छा दिखाने की कोशिश की जाती है। नॉर्थ इंडिया की यूपी बिहार के स्टेटों से थोड़ा बेटर है तो उनको बहुत अच्छा मान लिया जाता है, बट वो बहुत अच्छे नहीं है। फिर फाइनली बात की जा रही है आइडेंटिटी एंड पब्लिक पॉलिसी। आइडेंटिटी बेस्ड पब्लिक पॉलिसी मे नॉट बी एज इफेक्टिव एज वन बेस्ड ऑन अ यूनिवर्सलिस्ट अप्रोच। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया में डिमांड कर रही है कि आप एक कास्ट सेंसस करवाओ। अब इस कास्ट सेंसस बेसिकली ओबीसी के कंटेक्स्ट में कराया जा रहा है, चूंकि एससी और एसटी
इन दो कम्युनिटीज का कास्ट सेंसस होता है। हालांकि आप SC ST की ओवरऑल पॉपुलेशन को गिनते हो, इनके सब कास्ट को ज्यादातर केसेस में नहीं गिना जाता है, बट OBC की प्रॉपर काउंटिंग नहीं होती हमारे सेंसस में। तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज क्या चाहती हैं कि OBC की आप प्रॉपर काउंटिंग करवाओ और अगर इनकी आबादी ज्यादा निकलती तो उसके हिसाब से रिजर्वेशन बढ़वा दो। जबकि ओवरऑल बहुत सारे लोगों ने बोला है कि OBC के सब क्लासिफिकेशन को ठीक तरीके से काउंट करो और रिजर्वेशन बेनिफिट्स को प्रोपोर्शनेटली तरीके से बांटो। अब कुल मिला के यहाँ पे पॉलिटिक्स शुरू हो गई है और बहस इस बात पे आ गई है कि आप दो में से कौन सा रूट अपनाते हो। दो रूट कौन कौन से? पहला रूट है जहां पे आप कास्ट बेस्ड मोबिलाइजेशन करते हो, कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी को बहुत ज्यादा फोकस देते हो, और ये रूट अपनाया तमिलनाडु ने। वहीं पे एक रूट केरला पे है जहां पे आप सोशियो डेमोक्रेटिक रूट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, कास्ट बेस्ड आइडेंटिटीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हो। अब अगर आप इन दोनों ग्रुप्स को कंपेयर करो तो आप कंपेयर कर सकते हो 3 फ्रंट पे। पहला फ्रंट है आपका एडल्ट लिटरेसी, दूसरा फ्रंट है आपका इन्फेंट मोर्टिलिटी, तीसरा फ्रंट है आपका कंजम्पशन। तो एडल्ट लिटरेसी, इन्फेंट मोर्टिलिटी, कंजम्पशन, इन 3 फ्रंट्स पे अगर आप तमिलनाडु और केरला को कंपेयर करते हो और खासकर यहाँ पे SC कम्युनिटी के कंटेक्स्ट में कंपेयर करते हो तो केरला तमिलनाडु से बहुत बेटर नजर आ रहा है। मैं आपको जनरल पर्सपेक्टिव इसलिए दे रहा हूं क्योंकि बहुत सारे क्या स्टैटिस्टिक्स दिए ही नहीं गए इस आर्टिकल में। इस आर्टिकल में कोई भी स्टैटिस्टिक्स नहीं है, इसलिए मैं बस आपको आर्टिकल की थीम बता रहा हूं। तो 3 बेसिस पे अगर आप तमिलनाडु के कास्ट बेस्ड मोबिलाइजेशन को केरला के सोशल डेमोक्रेटिक रूट से कंपेयर करोगे तो केरला इज मच बेटर देन तमिलनाडु। केरला इज मच बेटर परफॉर्मिंग दैट तमिलनाडु। चाहे आप हेल्थ केयर इंडिकेटर्स की बात कर लो, चाहे आप इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात कर लो, चाहे आप लिटरेसी की बात कर लो, हर चीज में। हालांकि यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि केरला कुछ चीजों में डिसअपॉइंट करता है, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट के पर्सपेक्टिव से लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन ने केरला तमिलनाडु से पीछे। फिर अगर बात की जाए द प्रोपोर्शन ऑफ फीमेल लेजिस्लेटर्स एंड जजेस एंड क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, इस कंटेक्स्ट में भी आप कह सकते हो कि केरला तमिलनाडु से पीछे। ओके, तो ज्यादातर पैरामीटर्स में केरला तमिलनाडु के आगे ही बताया जा रहा है। हाँ, ओवरऑल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, प्रोपोर्शनल ऑफ फीमेल लेजिस्लेटर्स एंड जजेस एंड क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, ऐसे केसेस में केरला आपका तमिलनाडु से पीछे हो जाता है। तो ये थी एनालिसिस, इसमें ज्यादा कुछ बात करने को है नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।